दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 22। पहला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मानव होमो सेपियंस किससे संबद्ध है? आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, चॉपर, ब्लेड, हस्त कुठार या चॉपिंग से। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का संबंध ब्लेड औजार से है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और धारदार किनारे वाले ब्लेड का प्रयोग पेड़ की छाल या जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहाँ पर बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार या फिर मस्की। तो सही उत्तर है चिरांद, ऑप्शन बी। दोस्तों चिरांद जो है वो बिहार के सारण जिले में है और ये नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से काफ़ी मात्रा में हड्डी के बने उपकरण मिले हैं, जो प्रमुख रूप से हिरण के सींगों के बने हैं। और प्रोफेसर वीके सिन्हा ने वर्ष 1962-63 में इसका उत्खनन कराया था। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था, वे इसे क्या कहते थे? तो उत्तर है सिंडन, ऑप्शन सी। दोस्तों हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे पहले कपास की कृषि की गई थी और यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन देखिए, चन्हुदड़ो, मकरान, मांडा या फिर शोरतुघई। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शोरतुघई। दोस्तों शोरतुघई हड़प्पाई स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित है। और आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। और शोरतुघई के अलावा मुंडिगक दोस्तों ये भी अफगानिस्तान में स्थित जो है हड़प्पा पुरा स्थल है। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? आपको बताना है। तो उत्तर है सामवेद से, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों सामवेद में छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद हैं। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है और देवकी पुत्र कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख इसी उपनिषद में है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में आया है? तो आप जानते हैं जाबालोपनिषद में। और दोस्तों सबसे पहले चारों आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका उल्लेख एक साथ जाबालोपनिषद में मिलता है। जबकि छांदोग्य उपनिषद में जो है वो 3 आश्रमों का उल्लेख मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त किस एक देवता को समर्पित हैं? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के संपूर्ण सूक्त जो हैं वो सोम देवता को समर्पित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और सोम आर्यों का प्रिय पेय था, जिसे बाद में देवता की संज्ञा दी गई और ये आर्यों के आनंद और हर्ष का देवता बन गया। ऋग्वेद में इसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी गई है और इसे वनस्पतियों का स्वामी भी माना गया है। अगला प्रश्न है, निरुक्त। निरुक्त निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, निरुक्त जो है एक महत्वपूर्ण वेदांग है और इसका संबंध जो है व्याकरण से है। आप जान लीजिए, निरुक्त 6 वेदांगों में से एक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और अन्य वेदांग हैं। तो आप जान लीजिए 6 वेदांग हैं, उसमें निरुक्त को व्याकरण से संबंधित माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सामने है, इसको सांथागार कहा जाता था।
और आप जान लीजिए शाक्य के निर्वाचित गण सभा करने के लिए सांथागार में एकत्र होते थे और सांथागार शाक्य गणतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मंतव्य में एकरूपता लाने के लिए सदस्यों के साथ बैठक करने का सभा स्थल था, जो कि आधुनिक विधानसभाओं के समान होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो आप जानते हैं सुभद्र। ऑप्शन डी सही उत्तर है सुभद्र। दोस्तों, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, त्रिरत्नों का जो कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म के अंतर्गत आता है। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है और सत्य में विश्वास को सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास या श्रद्धा रखते हैं उसका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और कल्याणकारी कार्यों का अनुसरण और कल्याणकारी कार्यों का जो त्याग है वो सम्यक चरित्र है। अकल्याणकारी कार्यों का त्याग या जो किसी के हितकारक नहीं है उसका त्याग करना सम्यक चरित्र है। और बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, लेकिन मूल रूप में त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में पाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंच महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है। तो पंच महाव्रत की अवधारणा ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पंच महाव्रतों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में सीता कर लगाया जाता था किसके लिए? तो उत्तर है मौर्य काल में सीता भूमि जो है वो राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था और राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था मौर्य काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म किस भाषा से संबंधित है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राकृत भाषा। कहीं कहीं पर ये पाली भाषा में भी आता है, लेकिन धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत भाषा में रूपांतर है और अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में धम्म के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। रोमिला थापर प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वो कहती हैं कि अशोक का धम्म उसकी निजी कल्पना थी जो उसने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु। तो इसमें आप देख सकते हैं कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी तरह अशोक की मृत्यु जो है वो 232 ईसा पूर्व में हुई थी, 232 ईसा पूर्व में। और इसके बाद जो है दोस्तों कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क का राज्यकाल आता है 78 ईस्वी में और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यकाल 375 से 415 ईस्वी आता है। तो सबसे पहले कलिंग युद्ध यानी 2 हो जाएगा, उसके बाद अशोक की मृत्यु 4 हो जाएगी, फिर 1 और 3। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष किस स्थान से मिलता है? तो उत्तर है बयाना से। आप जानते हैं कि राजस्थान के भरतपुर के बयाना में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष मिला है और बयाना निधि में सर्वाधिक मुद्रा चंद्रगुप्त द्वितीय की है। उसके बाद कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त की हैं और इस निधि से स्कंदगुप्त की केवल एक मुद्रा मिली है और गुप्तों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो उत्तर है कालिदास। और मालविकाग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? आपको बताना है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता आप जानते हैं दोस्तों
ये कौन है? तो कपिल मुनि। दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखिए प्राचीन भारतीय 6 दर्शनों या खट दर्शन में प्रमुख सांख्य दर्शन है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये सिद्ध किया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? आपको बताना है। आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और सुश्रुत। तो सही उत्तर है सबसे पहले आर्यभट्ट ने। दोस्तों आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना और दशमलव प्रणाली का विकास किया था और इन्होंने ही पाई का मान 3.1416 बताया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इस्लामी प्रथा सीरियाई ईसाई प्रथा की याद दिलाती है? साब्म, हज, जक़ात या सलात? तो सही उत्तर है सलात। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सीरियाई ईसाई प्रथा में ईश्वर के प्रति मनुष्य की कृतज्ञता का वर्णन है। जो इस्लामी प्रथा सलात यानी प्रार्थना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अनुसार प्रत्येक मुस्लिम के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य है, जो ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को दर्शाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से बलवन द्वारा अपनी सेना को पुनर्गठित करने के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है? इसमें देखिए पहला है कि बलवन ने सैनिकों की संख्या और उनके वेतन तथा परिलाभों में वृद्धि की। अपनी सेना को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उसने सेना को एक्सरसाइज की बारंबारता पर बल दिया। और बलवन ने अपने सैन्य अभियानों को गुप्त रखा और अपने मालिकों को कूच करने से केवल एक रात पहले अपने सैन्य अभियानों की जानकारी देता था। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो आप जान लीजिए बलवन के सेना संबंधी प्रशासन के बारे में ये तीनों ही कथन सही हैं। 1, 2, 3 आपके तीनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि बलवन ने मंगोलों के खतरे से सल्तनत को बचाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना गठित की थी और इस प्रयोजन से उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि किसे दी थी? देखिए मिर्जा हैदर, हसन निज़ामी, ख्वांदा मीर या रुस्तम अली को? तो सही उत्तर है ख्वांदा मीर। आप जान लीजिए ख्वांदा मीर की हुमायूंनामा, जिसे कानून ए हुमायूनी कहा जाता है, उसके लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार या श्रेष्ठ इतिहासकार की संज्ञा से विभूषित किया था। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए लैला मजनू, शीरीन ए खुसरो, नूर सिपेहर या मुंतखब उल लुबाब? तो सही उत्तर है दोस्तों मुंतखब उल लुबाब जो है ये दोस्तों मुंतखब उल लुबाब ये अमीर खुसरो की रचना नहीं है। और आप जान लीजिए लैला मजनू, शीरीन खुसरो और नूह सिपेहर अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। मुंतखब उल लुबाब या तारीख़ काफ़ी ये काफ़ी खान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन किस विभाग के नियंत्रण में था? तो दीवान ए रियासत। आप देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमदूती या जयपाल को? तो सही उत्तर है जयचंद को, ऑप्शन बी। दोस्तों 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था और चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो आप जानते हैं मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबा और कांसे के सिक्के को प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया और इस प्रतीक मुद्रा पर अरबी और फारसी द्विभाषाओं में लेख लिखे हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा?
हलाकू। आप जान लीजिए दोस्तों, मंगोल नेता हलाकू ने 1258 में खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद और मंगोल नेता हलाकू ने एक दूसरे के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से है। व्हाइटले कमीशन का संबंध किससे था? तो उत्तर है श्रम से। आप जान लीजिए कि एक श्रम आयोग दोस्तों 1929 में नियुक्त किया गया था जॉन हेनरी व्हाइटले के नेतृत्व में, जो श्रमिकों और उनसे जुड़ी समस्याओं का पता लगाकर श्रम सुधार की दिशा में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं 1929 में दोस्तों एक श्रम आयोग की स्थापना व्हाइटले की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? देखिए, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना, दीन ए इलाही या हल्दी घाटी का युद्ध। तो सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, ये अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, 1573 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाने की आज्ञा दी, 1575 में वो बनकर तैयार हुआ और 1582 में उसने दीन ए इलाही की घोषणा की थी। जबकि हल्दी घाटी युद्ध का संबंध अकबर की धार्मिक नीति से न होकर राजपूताना में राज्य के विस्तार से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन्ना और अखन्ना किस राज्य में शक्तिशाली थे? तो उत्तर है मदन्ना और अखन्ना गोलकुंडा राज्य के दो ब्राह्मण मंत्री थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और औरंगजेब ने 1685 में शहजादा शाह आलम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तत्कालीन समय में गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने। आप जान लीजिए अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर ए दानिश नाम से अबुल फजल ने किया है। और आप जान लीजिए कि पंचतंत्र का विभिन्न शासकों के काल में भिन्न भिन्न नामों से अनुवाद मिला है। गजनवी के काल में नूसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने, कलीला वाह दिमनाह और बेहराम शाही के नाम से, तथा सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन काशफी ने अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो आप जानते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी की रचना की थी। तबकात ए अकबरी 9 भागों में वर्गीकृत है। इसमें भारत में मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक के इतिहास का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। उसने कांग्रेस का ये कहकर उपहास किया था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसकी काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? ऑप्शन है नवाब अब्दुल लतीफ़, आर.एम. सयानी, सैयद अहमद खां या बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही उत्तर है सैयद अहमद खां। दोस्तों आप जान लीजिए कि 5 अक्टूबर 1888 को दिल्ली में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन बनाया और ये संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध के प्रदर्शन के रूप में किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है जॉर्ज यूले। देखिए आप जानते भी होंगे जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट में भारत के किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया था?
तो उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र। आप जान लीजिए 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया और इस एक्ट में दोस्तों 1 लाख रुपए जो है वार्षिक शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसान सा है। लॉर्ड कैनिंग था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था और विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और विद्रोह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है लॉर्ड लिटन को। दोस्तों लॉर्ड लिटन एक प्रख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत में वायसराय रहा और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए लॉर्ड वेलेज़ली ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था? तो उत्तर है दोस्तों मेहदी अली खां को, ऑप्शन बी। 1799 में लॉर्ड वेलेज़ली ने मेहदी अली खां को अपने दूत के रूप में ईरान के शाह के दरबार में भेजा था और नवंबर 1800 में एक अन्य दूत जॉन मैल्कम को कई उपहार लेकर तेहरान भेजा। इसके फलस्वरूप एक संधि हुई जिसमें शाह ने फ्रांसीसियों को अपने देश में आने की अनुमति न देने का वादा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था, इस अधिनियम को 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड रिपन को भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से है दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी नामक घटना किस तिथि को हुई थी? तो ये तिथि थी 16 दिसंबर 1773। आप जान लीजिए 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई जब अमेरिकियों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ में भरी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया और अमेरिकियों का यह मानना था कि सस्ती चाय उपलब्ध कराकर इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहता था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकियों के लिए कड़े और दमनकारी कानून बनाए और इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त हुआ था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान कब बना था? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था और 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत का विभाजन हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नवीन राष्ट्र के रूप में सामने आया जबकि भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र का स्वरूप प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है जापान की संसद का नाम क्या है? तो आप जानते हैं जापान की संसद को डाइट यानी DIET डाइट कहा जाता है। ये एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन सभासद सदन या पार्षद सभा से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार सजाइए। दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले इसमें सूरत की संधि 1775 में संपन्न हुई थी। दूसरे स्थान पर आपका जो है सालबाई की संधि है और आप जान लीजिए सालबाई की संधि 1782 1782 में हुई थी। इसी तरह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था और इसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुई थी 1792 में और बसई या बेसिन की संधि जो है ये 31 दिसंबर 1802 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो सही क्रम हो जाएगा आपका 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जन साधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। तो उत्तर है मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जान लीजिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावर्ट्स्की और कर्नल HS अलकाट के द्वारा 1875 में कुछ अन्य सहयोगियों के साथ कहाँ पर, अमेरिका में किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था थी दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य को जनसाधारण का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला। जाति, धर्म, नर और नारी, वर्ण और रंग भेद से रहित मानवता के विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र बना और प्रकृति के अज्ञात नियमों और मानव में अंतर्निहित शक्तियों का अनुसंधान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिबली नुमानी जो कि 1914 तक जीवित रहे, देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों, शिबली नुमानी देवबंद मदरसे के समर्थकों में थे। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के पूर्ण रूप से विपरीत था और शिबली नुमानी सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को उचित नहीं मानते थे। इनका सर सैयद अहमद खां के साथ मतभेद था और सर सैयद अहमद खां के विपरीत इनका मानना था कि विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना बनी रहे। तो इसमें सही कथन ऑप्शन सी नहीं है। वे सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों की भक्तिभाव को उचित मानते थे। ये शिबली नुमानी के संबंध में ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, दक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और दोस्तों देखिए, अपने गुरु राणा डी के मार्गदर्शन में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न सीधा सीधा है, फैक्ट आधारित है कि डायरेक्ट एक्शन डे यानी किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के लिए निश्चित किया था। तो उत्तर है 16 अगस्त 1946 यानी ऑप्शन डी। देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को दरकिनार करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। और इस तिथि को आतंक का परिदृश्य बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखोली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अंतर्गत संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया इसका गठन किया गया था? तो उत्तर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स शामिल थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किसकी ओर मोड़ा था? तो उत्तर है आम जनता की ओर। आप जान लीजिए, जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न थी और गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में चंपारण जिले में किया और इसके बाद गांधी जी विभिन्न आंदोलनों के द्वारा भारतीय राजनीति में छा गए और इन्होंने जनता को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप इसमें हल कर रहे हैं इस सीरीज में, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, किसने कहा था कि हम लोग ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है बिस्मार्क, नेपोलियन, मैटरनिख या लेनिन। तो सही उत्तर है बिस्मार्क।
बिस्मार्क जर्मनी के महान कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने कहा था कि हम लोग महान ऐतिहासिक घटना का निर्माण नहीं कर सकते। 1862 में बिस्मार्क को प्रशा यानी जर्मनी का चांसलर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। बिस्मार्क को आयरन मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नानकिंग संधि 1842 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जान लेते हैं नानकिंग संधि के बारे में। दोस्तों, नानकिंग संधि जो है 1842 एक शांति संधि थी जिसने अगस्त 1842 को यूनाइटेड किंगडम और चीन के बीच हुए प्रसिद्ध अफीम युद्ध को समाप्त कर दिया और इस युद्ध का मूल उद्देश्य कैंटन सिस्टम के द्वारा लगाए गए विदेशी व्यापार के ढांचे को बदलना था, जो ब्रिटेन को संधि द्वारा प्राप्त बंदरगाहों में व्यंजन भेजने का अधिकार प्रदान किया। तो विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने का अधिकार दिया गया। ये नानकिंग संधि के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहावी संप्रदाय का उदय हुआ था कहाँ पे? तो सही उत्तर है अरब में। याद रखिएगा दोस्तों, बहावी संप्रदाय का उदय अरब में हुआ था और मोहम्मद इब्न अब्द अल बहाव इसके संस्थापक थे। वास्तविक रूप में ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था और बरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट के द्वारा और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है, 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1833 की चार्टर एक्ट की धारा 87। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। ब्रिटिश काल में दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी और इस धारा के तहत सरकारी सेवाओं में योग्यता को नियोजन का आधार माना गया और उम्मीदवार के धर्म, जन्म स्थान और जाति को नियोजन के लिए योग्य नहीं माना गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आसान सा प्रश्न है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके सदस्यों में स्टीफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया, प्रांतों के सूक्ष्म या बृहद गुट बनने के अधिकारों की पुष्टि की और प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू की अंतरिम या अंतरिम गवर्नमेंट के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम क्या था? तो उत्तर है लियाकत अली खां। दोस्तों 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों जिसमें लियाकत अली शामिल थे अंतरिम सरकार में शामिल हो गए और इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो आप जान लीजिए कि स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में दोस्तों क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो था ये ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति बढ़ रही थी। उसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वे युद्ध में भारतवासियों का सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था। अगला प्रश्न इतिहास के परिभाषा से संबंधित है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है R.G. कालिंगवुड। याद रखिएगा, R.G. कालिंगवुड के अनुसार प्रत्येक इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है और इतिहास की परिभाषा के संदर्भ में इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दिए हैं। साम्यवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्स कहते हैं सभी मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इटली के दार्शनिक क्रोचे के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के अनुभवों की कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स और एंजेल्स के द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो ये इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते भी होंगे 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, जिसको साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है, इसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। इसे वर्ग संघर्ष और पूंजी की समस्याओं का विश्लेषणात्मक वर्णन है। इसका प्रकाशन 1848 में किया गया था। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों, इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न खल्दून ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और उन्होंने इतिहास की अवयवी व्याख्या द्वारा राजवंशों और राज्यों के उत्थान पतन का वर्णन किया है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी और एएलटी ग्रेड परीक्षा तथा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जीआरएफ तथा विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारतीय इतिहास खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हमने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है, जो आपकी तैयारी में और रिवीजन में बहुत ही सहायक होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।